वेलकम टू मीना पानी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग आप लोग के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 3 का आगे का जो पोर्शन है उसे आज कवर अप करेंगे। देखिए, जब मैंने आप लोग को मैं इस बात पर हर वीडियो में स्टार्टिंग में आप लोग को ये बताने के लिए, मैं समझाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो आप लोग की टाइम लाइन है बेटा हिस्ट्री में, उस टाइम लाइन को आप एकदम अपने माइंड में सेटअप करके रखिएगा। ठीक है, वही टाइम लाइन जो है वही आपको चीजों को आसान बनाएगी। क्योंकि हिस्ट्री में अगर टाइम लाइन क्लियर है, टाइम लाइन में इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि अगर आपको डेट्स क्लियर है, ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है अक्सर लोग कहा करते हैं कि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो होता है टाइम, डेट। ठीक है, तो आप अपने डेट को एकदम क्लियर रखिए तो चीजें आपको अपने आप क्लियर होती जाएगी। वैसे भी आज आपको बहुत सारे डेट्स याद रखने होंगे क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय द सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिसको हम लोग दूसरी तरह से कहते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 डायनेस्टीज होती हैं। उन 5 डायनेस्टीज के नाम को आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें पहला था बेटा स्लेव डायनेस्टी, दूसरा पहला स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी डायनेस्टी, तीसरा बेटा आप लोग के तुगलक डायनेस्टी, चौथा सैयद डायनेस्टी और 5वां बेटा आप लोग के लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये 5 डायनेस्टीज थी। इनके टाइम फ्रेम को भी आप समझ लीजिए। तो जो दिल्ली सल्तनत था, ये जो दिल्ली सल्तनत था बेटा, इसका जो टाइम फ्रेम है वो जो था दिल्ली सल्तनत का जो टाइम फ्रेम था वो फिर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा था 1206 से लेकर के 1526। ये जो टाइम फ्रेम था ये दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम था, इसी के बीच में दिल्ली सल्तनत थी। ठीक है, और 1526 में भारत में बाबर आक्रमण करता है और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य की, मुगल डायनेस्टी की स्थापना करता है, मुगल डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करता है। तब जाकर के इस तरह से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना स्लेव डायनेस्टी के माध्यम से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है 1206 में, और ये डायनेस्टी 1500 और अलग-अलग डायनेस्टीज, जिसको 5 डायनेस्टीज के द्वारा वो शासन किया जाता है दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर, वो अलग-अलग 5 डायनेस्टीज। लास्ट में जो डायनेस्टी होती है तुगलक, जिसके शासक होते हैं इब्राहिम लोदी, ठीक है, उसको पानीपत के युद्ध में बाबर हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, वहीं से डायनेस्टी खत्म हो जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में इस बात को भी समझाया था कि बाबर तो मुगल साम्राज्य में शक्तिशाली था, लेकिन बाद में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, जहांगीर के बाद से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पूरी तरह से पतन की तरफ चला जाता है। और लास्ट में बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक था, उसको अंग्रेज खुद उसकी पेंशन बात करके उसको रंगून भेज देते हैं। तो बेटा इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत में 1526 में जब मुगल डायनेस्टी आती है, एस्टैब्लिशमेंट होती है, तो एक लंबे अरसे तक भारत में उसने शासन जरूर किया मुगलों ने, लेकिन फिर उनके शासन का पतन उतनी तेजी से अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें आप लोग जो समझेंगे वो सबसे जो जरूरी बात है वो ये कि आप लोग कैसे आप लोग ये मेमोराइज करेंगे कि आपको डेट्स रखनी है यार। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को कवर किया था। आज हम लोग बात करेंगे बेटा तुगलक, ठीक है, सैयद और लोधी की। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा इन तीनों डायनेस्टीज के जो राजा हैं, जो किंग्स थे, जो सुल्तान थे, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चैप्टर का, हमारे जो सुल्तान थे, जो दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाले शासक थे, उनकी राज्य करने के दौरान उनके अचीवमेंट्स क्या थी, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उन सारी चीजों को भी हम जानेंगे। कैसे उन्होंने इंडियन सोसाइटी को किस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ कैसे ले गए, क्या क्या चीजें उन्होंने दिया समाज को, कैसे कैसे चीजों को उन लोगों ने कैसे नियम उन्होंने अपनाए, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप लोगों ने स्लेव डायनेस्टी और खिलजी पढ़ लिया था। अच्छा, स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम फ्रेम था बेटा वो 1206 से 1290 था, और जो खिलजी डायनेस्टी था इसका जो टाइम फ्रेम था वो 1290 से लेकर के 1320 के बीच में था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी की। ठीक है, तो आप लोग तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम फ्रेम था इसको समझ लीजिए। 1320 से लेकर के 1414 तक का जो टाइम फ्रेम था, टाइम जो इसके बीच का है, वो तुगलक वंश के राजाओं ने शासन किया। और उसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक आपके सैयद डायनेस्टी ने शासन किया, सैयद वंश के राजाओं ने शासन किया।
और उसके बाद 1451 से लेकर के 1526 तक आपके लोधी डायनेस्टी के राजाओं ने शासन किया। ठीक है, ये अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में शासन करने का समय था। हम स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बेटा तुगलक डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। बेटा हम आपको शुरू करेंगे तो जिसका तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था, सबसे पहले उसके बारे में जानिए। देखिए तुगलक डायनेस्टी में मुख्यतः 3 राजा होते हैं। सबसे देखिए बेसिकली इन चीजों को एकदम नॉर्मल वे में समझने की कोशिश करिए। तुगलक डायनेस्टी में 3 राजा होते हैं जो मुख्यतः कह सकते हैं आप एक तरह से शक्तिशाली थे, जो इस डायनेस्टी के मेन किंग्स थे, जो मेन सुल्तान थे। उन तीनों में जो पहला था बेटा वो था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 में इस डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट किया। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने जब 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की तो ये 5 साल तक के लिए राजा रहा। मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर के 1325 तक इसने शासन किया। ठीक है, इसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का था। इसके कार्यकाल की जो मुख्य अचीवमेंट थी बेटा कि इसने तुगलक वंश की स्थापना की, साथ में इसने अपने दिल्ली सल्तनत का, देखिए एक खास बात है जो मैं आपको समझाऊंगा कि दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि हमारे इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि अगर जैसे आप लोग को जब हम इससे पहले पढ़ा रहे थे चोल और अर्ली मिडिल पीरियड के जब राजाओं को पढ़ा थे, चोल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट के बारे में जब हम आपको पढ़ा रहे थे, हमने आपसे कहा था कि अगर उस समय कन्नौज पर कोई आक्रमण करके कन्नौज को जीत ले तो कन्नौज क्यों जीतने के साथ वो उत्तर भारत को पूरा जीत लेता था, नॉर्थ इंडिया पूरा उसका हो जाता था। और नॉर्दर्न इंडिया में उसके होने के साथ ही वो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर, एक बहुत बड़े भूभाग का वो स्वामी मालिक हो जाता था, जिसकी वजह से आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर कन्नौज को जीतता था अर्ली मिडिल पीरियड में तो वो कहा जा सकता था एक शक्तिशाली आदमी था। वैसे ही दिल्ली जो था वो भारत का आप कह सकते हैं कि दिल, ठीक है, भारत के शेल्टर में तो था ही। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था दिल्ली पर कि अगर दिल्ली पर आपने आक्रमण किया और दिल्ली को आपने जीत लिया तो आप कह सकते हैं वहां से पूरे देश का शासन चला सकते थे। तो इसलिए जब इन पांचों डायनेस्टीज की जो खास बात है बेटा, जब दिल्ली पे शासन करते थे तो इनमें से अधिकांश जो राजनीतिक डायनेस्टीज के जो अधिकांश राजा थे पूरे भारत पर शासन करते थे। बात को आप समझ रहे हैं ना? छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा था, लेकिन जो शासक दिल्ली पर शासन करते थे इसमें कई सारे ऐसे राजा थे जो बहुत ही अधिक पॉपुलर थे, बहुत ही अधिक एक तरह से शक्तिशाली थे, जो पूरे भारत पर शासन करते थे। ठीक है, तो गियासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किया और ये 5 साल तक के लिए राजा रहा। इसने दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में इसकी डेथ हो जाती है। जस्ट इसके डेथ के बाद बेटा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। और इसके जो शासनकाल था बेटा 1325 से लेकर 1351 तक, इस टाइम के बीच में इसने दिल्ली पर शासन किया। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ चीजें जल्दी जान लेते हैं। बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप समझिए, इसने दिल्ली सल्तनत में जो चीजें थी उसको सही करने का इसने बहुत प्रयास किया। कुछ ऐसे सही करने का प्रयास का मतलब बेटा इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि उसने टैक्सेस के जो सिस्टम था उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया, डेवलपमेंट की कई सारी स्कीम्स लाई, लेकिन इसकी जो स्कीम्स थी वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। इसकी स्कीम्स पॉपुलर नहीं हो पाई, इसने जो भी स्कीम्स लाए वो लोगों तक उतनी आसानी से पहुंच नहीं पाई और लोगों के बीच में वो फेमस नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बेटा क्या हुआ कि इसके शासनकाल की जो अचीवमेंट्स थी वो कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भले ही लंबे समय तक शासन किया, भले ही इसकी शासन करने की जो अवधि थी, टाइम पीरियड था वो ज्यादा था, लेकिन कोई खास अचीवमेंट्स इसने अपने शासनकाल पे नहीं कर पाया। इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि जो भी चीजों को इसने अप्लाई करने की सोची वो रियल बेसिस पे कभी भी हो ही नहीं पाती थी। इसकी डायनेस्टी की जो चीजें थी, इसने जिन नियमों कानूनों को इसने लागू करने का प्रयास किया वो रियल वे में कभी फॉलो नहीं की पाई। तो ये इसकी डायनेस्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हालांकि उसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसने दिल्ली सल्तनत से कहीं कहीं पूरे भारत पर इसने एक तरह से शासन किया। ठीक है, जब इसकी डायनेस्टी दिल्ली में, जब ये दिल्ली का सुल्तान बना तो इसने पूरे भारत पर राज किया। ठीक है, इसकी डेथ 1354 में होती है बेटा, और इसके बाद फिर जो शासन में बैठता है वो बैठता है फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक। बेटा फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था शासन करने का वो था 1351 से 1388। इस टाइम फ्रेम के बीच में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली पर शासन करता है। चलिए मैंने आपको बताया कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और तुगलक डायनेस्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े साम्राज्य के रूप में लेकर के आया। लेकिन इसकी डेथ के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी लंबे समय तक शासन की, लेकिन वो अचीवमेंट्स वो चीजें अपने राज्य भले ही इसने पूरे भारत पर शासन किया पर विकास अपने साम्राज्य का उतने अच्छे से नहीं कर पाया। उतने अच्छे से कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक नाम को नहीं कमा पाया। ठीक है, इसकी सारी जो स्कीम्स थी, इसके जो सारे प्रयोग हुए वो असफल हुए और इसी के जो कामों की जो लिपा पोती एक तरह से आप कह सकते थे, जो इसकी सफलताएं थी उसको फिरोज शाह तुगलक ने कवर अप करने की कोशिश किया। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 के बीच में शासन किया, लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में इसने तब कोशिश बहुत की कि जो खामियां रही हैं उसको सुधार ले। ठीक है बेटा, तो तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम फ्रेम था वो 1320 से लेकर के 1414 के बीच तक का था। लेकिन कुछ चीजें समझ लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद इस डायनेस्टी में कोई और ऐसा शासक नहीं हुआ। भले ही इस डायनेस्टी 1440 तक चली जरूर थी 1388 के बाद, लेकिन 1398 में 1398 में जब तैमूर आक्रमण करता है दिल्ली पर, ठीक है, उस समय नसीरुद्दीन शाह उस समय वहां तुगलक डायनेस्टी का शासन होता है। ठीक है, 1398 में जब तैमूर मतलब बेटा मंगोल की तरफ से आया था, मंगोल आक्रमणकारी था तैमूर, जो 1398 में दिल्ली पर आक्रमण करता है। तो वहीं से तुगलक डायनेस्टी के जो पतन था, वहीं से जो इसकी समाप्ति थी वो लगभग होने लगती है। 1398 में तैमूर के पतन के साथ लगभग तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है। ठीक है बेटा, लेकिन 1440 तक चलती है और फिर जब तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है तो मैंने कहा आपसे कि लगभग मान लीजिए कि 1398 के आसपास ही समाप्ति हो ही मतलब एक तरह तुगलक वंश समाप्त हो चुका होता है। लेकिन तैमूर के आक्रमण के बाद बेटा क्या होता है कि सैयद खिज्र खान सैयद को तैमूर अपना भारत में, तैमूर जो होता है खिज्र खान को भारत में नियुक्त करके जाता है और खिज्र खान जो होता है वो 1414 में भारत में सैयद डायनेस्टी की स्थापना करता है। तुगलक तैमूर के आक्रमण के बाद 1398 में तैमूर मंगोल आक्रमणकारी तैमूर भारत का आक्रमण करता है। उसके बाद 1414 में क्या होता है कि खिज्र खान सैयद भारत में सैयद डायनेस्टी की स्थापना करता है। सैयद डायनेस्टी की भारत में एस्टैब्लिशमेंट होती है। आइए कुछ चीजें समझते हैं कितना सैयद डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी का जो टाइम फ्रेम था बेटा वो बहुत ही थोड़ा सा था, 1414 से लेकर के 1451 के बीच में। इस छोटे से टाइम फ्रेम के बीच में 4 शासक होते हैं, 4 राजा होते हैं सैयद डायनेस्टी के जो शासन करते हैं। ठीक है, अब इस बात को अच्छे से समझते चलिए। सैयद डायनेस्टी में क्या होता है कि 1414 से लेकर 1451 के बीच में सैयद डायनेस्टी भारत में राज्य करती है और इस छोटे से टाइम फ्रेम के बीच में 4 शासक भारत में शासन करते हैं। 4 शासक उस दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। हम उन चारों के नाम और टाइम फ्रेम को जानेंगे कि कब से कब तक उन लोगों ने शासन किया। तो खिज्र खान ने सैयद डायनेस्टी की स्थापना किया, ठीक है, और इसका जो टाइम है जो खिज्र खान ने जो शासन किया बेटा वो 1414 से लेकर के 1421 के बीच में शासन किया। तो खिज्र खान का जो टाइम पीरियड था 1414 से लेकर 1421 के बीच का था। जो दूसरा बेटा शासक था इस वंश का वो था मुबारक शाह। दूसरा कौन था बेटा? मुबारक शाह ने 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया। ठीक है, इस बात को रिमेंबर रखिएगा। दूसरा शासक था मुबारक शाह जिसने 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया। ठीक है, तीसरा जो शासक था बेटा इस डायनेस्टी का वो था मुहम्मद शाह। वो कौन था? मुहम्मद शाह जो 1434 से लेकर के 1443 तक शासन करता है। ठीक है, और चौथा जो शासक होता है बेटा आलम शाह। वो आलम शाह जो होता है वो 1443 से लेकर के 1451 तक शासन करता है।
ठीक है, तो ये 4 डायनेस्टी होते हैं। और सबसे खास बात जो आप समझ लीजिए कि जो लास्ट डायनेस्टी का जिसका किंग होता है आलम शाह, ये अपने सुल्तान के पद को मतलब एक तरह से दिल्ली सल्तनत को खुद स्वेच्छा से छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, बिना किसी युद्ध को किए, बिना कोई आक्रमण के ही 1451 में अपने डायनेस्टी को, अपने सुल्तान के पद को छोड़ करके चला जाता है। इसी सारी चीजों के पीछे बेटा मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट समझाना चाहूंगा। भारत में जब दिल्ली सल्तनत और शासन पर था, ठीक है, तो भारत में स्लेव डायनेस्टी और खिलजी वंश के आसपास भारत में इक्ता प्रथा, इक्ता सिस्टम चलती थी। ठीक है, इक्ता सिस्टम चलती थी और जो चहलकानी कई सारी चीजें थी जिनके बारे में हम लोग आपसे बहुत पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या कर रहे हैं कि जो हमारे डायनेस्टी के किंग थे, इनका इंट्रो हम आपको दे रहे हैं, इनका ये परिचय दे रहे हैं शॉर्ट टर्म में। हम समझा रहे हैं आपको कि इनके कब से कब तक इनके शासन करने के बीच का जो टाइम था वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी जो मेन अचीवमेंट थे दिल्ली सल्तनत की, उन्हें हम अभी पढ़ेंगे, हम उसके बारे में आपको डिटेल तरीके से बताएंगे, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ये जानना जरूरी है कि कौन कौन था उसमें, कौन कौन शासन किया, ये जरूरी तो है। साथ में ये जरूरी है कि जैसे जब आप लोग 8th क्लास में जाएंगे तो आप वहां पर पढ़ेंगे भारत में अंग्रेज आक्रमण करते हैं, लेकिन इनके अंग्रेज भारत में आते हैं, सॉरी आक्रमण क्या कह सकते हैं, भारत में अंग्रेज आते हैं। और जब ये शासन करते हैं तो इनकी अचीवमेंट्स क्या थी, इन्होंने भारत के लिए क्या सुधार के काम किए, क्या बुरे काम किए। तो वैसे ही हमें दिल्ली सल्तनत के जो राजाओं ने शासन किया, अभी हम उनका परिचय जान रहे हैं, उनका टाइम जान रहे हैं कि कब से कब तक शासन किए। अभी हम ये भी बात करेंगे कि वो लोग कैसे, कौन कौन से उनके सिस्टम्स थे जिन्होंने जो अलग अलग टाइम ऑफ फ्रेम में, क्योंकि देखिए सभी वंश के राजाओं ने कहीं न कहीं अपने अपने नियम, अपने अपने तरीकों को अपना करके शासन किया। उनमें से कुछ जो समाज शोषण के लिए काफी अच्छे थे और कुछ ऐसे भी थे जो काफी नुकसानदायक थे। ठीक है बेटा, तो ये आपकी सैयद डायनेस्टी थी जिसमें 4 शासन करते हैं, जिसमें पहला कैसर खान था जो 1440 से 1421 के बीच में, दूसरा मुबारक साहब 1421 से 1434 के बीच में, और तीसरा मोहम्मद साहब 1434 से 1443 के बीच में, और चौथा बेटा आलम साहब 1443 से 1451 के बीच में। 1451 के बीच में जब आलम साहब की गद्दी को छोड़ करके जाता है बेटा, तो जस्ट उसके बाद भारत में लोधी डायनेस्टी की स्थापना शुरू होती है। ठीक है, तो लोधी वंश के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो देखिए जो लोधी डायनेस्टी होती है भारत में, उसका जो टाइम फ्रेम होता है उसको आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो लोधी डायनेस्टी जो होती है भारत में, वो शासन करती है लोधी डायनेस्टी। बेटा लोधी डायनेस्टी की जो टाइम फ्रेम था भारत में शासन करने का, वो था 1451 से लेकर के 1526 के बीच का टाइम फ्रेम। 1451 से लेकर 1456 के बीच में लोधी डायनेस्टी भारत में शासन करती है। और आइए समझते हैं अच्छे से। देखिए लोधी डायनेस्टी की जो सबसे खास बात है, इसके जो 3 शासक थे जिन्होंने भारत में शासन किया। सबसे पहले बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट किया। सिकंदर लोधी जिसकी अचीवमेंट्स इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में, सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने कई सारी अचीवमेंट्स हासिल की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है बेटा वो थी आगरा की स्थापना। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से हटा करके आगरा को बनाया। ठीक है, और तीसरा जो अंतिम शासक था बेटा वो था इब्राहिम लोधी, जिसको मैं आप लोगों को इस चीज को समझाता हूं, ध्यान से समझिए। दिल्ली सल्तनत जब 1206 में जब दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट होती है बेटा, और जब 1526 तक चलती है, तो 1526 में जब भारत में बाबर आता है और जब बाबर का आक्रमण भारत में होता है, तो उसी के आक्रमण के साथ ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है। ठीक है, लोधी वंश का जो टाइम फ्रेम बेटा इसको जल्दी समझ लीजिए। बहलोल लोधी जो था 1451 से लेकर 1451 से लेकर के 1488 के बीच में इसने शासन किया। सिकंदर लोधी ने 1481 से 89 से लेकर के 1578 के बीच में शासन किया और इसने आगरा की स्थापना की। और इब्राहिम लोधी ने 1516 से 1526 के बीच में आक्रमण किया और भारत में बाबर के अटैक के साथ ही इब्राहिम लोधी पानीपत के युद्ध में हार जाता है और यहीं से भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। बेटा आगे की जो चीजें हैं उसको हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।